रेडियो कानपुर FM 90 से मैं हूँ सुजाता और इस वक्त जहाँ मैं आज खड़ी हूँ आप देख रहे होंगे कि ये एक लैब है। इसका नाम है BSL-3 लैब, जो कानपुर के लिए एक सौगात समझिए या उन टीबी के मरीजों के लिए खुशखबरी समझिए। ये BSL-3 लैब नया खुला है JSVM मेडिकल कॉलेज में और यहाँ पर टीबी के मरीजों की जाँच की जाएगी। आप इस लैब को देख रहे हैं और इस लैब को विस्तार से जानने के लिए इस लैब के बारे में हम बात करेंगे सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर विकास मिश्रा जी से। तो इस वक्त हमारे साथ हैं सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर विकास मिश्रा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, हम आप ही की लैब में आज आए हैं। तो हमें बताएं कि ये लैब क्या है और इसके बारे में हमें डिटेल से बताएं। जी देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग वो भारत की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करता है, संक्रमित करता है और ये एक एंडेमिक बीमारी है। तो इस सरकार और ख़ास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये एक वो है कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इरेडिकेशन प्रोग्राम या एलिमिनेशन प्रोग्राम बाय 2025, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे सन 2025 तक। इसी को ध्यान में रख के सेंट्रल टीबी डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में फाइंड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका की, इन लोगों ने मिलकर इस लैब को स्थापित किया है। जो आप ये लैब देख रहे हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगभग 75 लाख रुपए लगे हैं और इसके जो उपकरण हैं वो फाइंड इंडिया द्वारा डोनेट किए गए हैं जो लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए के हैं। तो अभी तक कानपुर के लिए सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि कानपुर में जो क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस के मरीज के सैंपल हुआ करते थे उनकी जांच के लिए हमारे पास BSL-3 लैब की वो नहीं थी, हमारे पास लैब उपलब्ध नहीं था। इसलिए ये जितने भी सैंपल्स हैं ये जांच के लिए या तो वाराणसी या फिर आगरा जाया करते थे। उसमें नुकसान क्या होता था कि सैंपल्स को ट्रांसपोर्ट करते समय बहुत सारे सैंपल्स डैमेज हो जाते थे। अगर डैमेज ना भी हो तो जो सैंपल्स वहाँ पहुँच रहे हैं उन सैंपल्स को प्रोसेस करके उनकी रिपोर्ट आने में बहुत टाइम लग जाता था, जिसके कारण मरीज के इलाज में देर होती थी। इसी को ध्यान में रख के कानपुर डिवीजन को ये लैब स्थापित किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिससे न केवल कानपुर बल्कि उसके आसपास के रीजन्स के लोगों की भी सैंपल की जांच यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की होगी और ये जांच बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। जी, तो सर इसकी शुरुआत कब से होगी? जी देखिए, लैब बिल्कुल समाप्ति की ओर है जो बन रहा है और लगभग हम उम्मीद करते हैं 15 से 20 दिन में ये लैब शुरू हो जाएगी। अगर हम इसको विस्तार से बात करें तो देखिए, सेंट्रल डिजीज कंट्रोल ऑफ एटलांटा CDC की गाइडलाइंस होती हैं कि किसी भी जीवाणु को प्रोसेस करने के लिए उसके एक संसाधन होते हैं, तो उसमें लैब की आवश्यकता होती है। सबसे नीचे का लैब होता है जिसको बोलते हैं बायो सेफ्टी लेवल 1, जो कि हमारे यहाँ आप कानपुर में देखेंगे तो कई प्राइवेट और गवर्नमेंट लैबोरेटरीज जो अवेलेबल हैं वो BSL-1 की हैं, वो BSL-1 को केटर करती है। उससे थोड़ा सा ऊपर आता है BSL-2 लैब। तो हमारी जो कोविड लैब स्थापित हुई है जहाँ पे कोरोना की RT-PCR की जांच होती है वो BSL-2 लैब है। उससे भी मॉडिफाइड और ऑटोमेटेड लैब है ये BSL-3 लैब। अगर मैं इस लैब की खासियत की बात करूं तो सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखा गया है कि टीबी का जो कीटाणु है वो लैब से बाहर ना जा पाए, इसमें एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री हो। तो इसके लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो लैब में एक नेगेटिव प्रेशर बनाया गया है। नेगेटिव प्रेशर में क्या होगा, जैसे कि आप किसी गुब्बारे को फुलाते हैं तो गुब्बारा जब फूलता है तो उसके अंदर जो हवा होती है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। जब आप गुब्बारे को खोलते हैं उससे तो हवा बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है, यानी पॉजिटिव प्रेशर से नेगेटिव प्रेशर की तरफ आती है। तो जब इस लैब में नेगेटिव प्रेशर स्थापित रहेगा तो जितनी बार इस लैब का दरवाज़ा खुलेगा या बंद होगा तो बाहर की हवा तो अंदर आ जाएगी, लेकिन अंदर की दूषित और कंटेमिनेटेड हवा बाहर नहीं जा पाएगी। इसलिए ये लैब से बाहर बैक्टीरिया नहीं जा पाएगा, नंबर 1। नंबर 2, BSL-3 लैब की ये खासियत होती है कि इसमें बहुत ही वेल ट्रेन टेक्नीशियंस ही काम कर सकते हैं। तो एक रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, तो उसके लिए यहाँ पे जो दूसरी व्यवस्था करी गई है वो है बायोमेट्रिक्स ऑफ फेस रिकग्निशन। जिनका नाम और फेस रिकग्निशन इस मशीन में एंटर होगा वही खाली इस लैब में प्रवेश कर पाएंगे। तीसरी इस लैब की खासियत ये है कि इस लैब में भीड़ ना बढ़े, जिससे संक्रमण हेल्थ केयर वर्कर्स को भी ना हो। तो उसके लिए क्या किया गया है, जगह जगह CCTV कैमराज लगाए गए जिससे हम बाहर
से ही लोगों अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को आदेश कर सकें कि इस सैंपल को किस तरीके से प्रोसेस करना है। अगर लैब के अंदर की बात करें तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये जो मशीन्स हैं इनको बोलते हैं बायोसेफ्टी कैबिनेट। बायोसेफ्टी कैबिनेट में भी एक एग्जॉस्ट लगा रहता है और नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रहता है। तो जो भी हम जांच कर रहे हैं या सैंपल को खोल रहे हैं उस कैबिनेट में, तो उसकी जितनी भी हवा है वो इस पाइप के द्वारा एयर डक्ट से बाहर चली जाएगी। इसके अलावा एयर हैंडलिंग यूनिट्स भी इस लैब में लगेंगे। एयर हैंडलिंग यूनिट से हम क्या समझते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ऑपरेशन थिएटर होते हैं। तो ऑपरेशन थिएटर में सबसे ज़्यादा मॉड्यूलर ओटी लैब में क्या ध्यान रखना पड़ता है कि मरीज को स्किन उसकी काटी जाती है, उसको बेहोश किया जाता है, तो वहाँ पे बिल्कुल संक्रमण का नामो निशान ना हो, तो वहाँ पे एयर हैंडलिंग यूनिट्स लगाए जाते हैं जिसमें हेपा फिल्टर होते हैं जो कि बहुत महंगे आते हैं। तो ये भी यहाँ पे हेपा फिल्टर्स लगे हुए हैं एयर हैंडलिंग यूनिट्स में, जिससे इस लैब का जो एयर है वो फ्रेश चेंज होता रहेगा और जितनी भी आपकी कंटेमिनेटेड बैक्टीरिया या हवा होगी वो हेपा फिल्टर से फिल्टर होके निकल जाएगी। तो ये सब इस लैब की खासियत है। दूसरी चीज़ क्या है, इस लैब को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हाई कल्चर एंड ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग, यानी कि जो भी सैंपल मरीज का आएगा उसको हम लिक्विड कल्चर मीडिया में, बैकटेक मशीन एक ऑटोमेटेड होती है जिसमें लिक्विड कल्चर मीडिया में हम ग्रो करते हैं। रूटीनली अगर आप और लैब्स की बात करें तो वहाँ पे इस बैक्टीरिया का पॉपुलेशन जनरेशन टाइम ज़्यादा होता है ट्यूबरक्लोसिस का, तो उसको ग्रो करके उसको आइडेंटिफाई करने में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। लेकिन इस लिक्विड कल्चर मीडिया के माध्यम से हम 7 से 10 दिन में उस बैक्टीरिया को आइसोलेट कर लेंगे। उसको आइसोलेट करने के बाद उसकी ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग करेंगे, यानी कि कौन सी दवा उसके लिए ससेप्टेबल है या रेजिस्टेंट है। ऐसा अक्सर पाया गया है क्योंकि हम सबको मालूम है कि टीबी का इलाज बहुत लंबा चलता है और उसमें जितनी भी दवाइयाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हिपैटोटॉक्सिक होती हैं। 6 महीने कम से कम इलाज चलता है। तो कई बार क्या होता है, मरीज जो होते हैं वो रिलैप्स कर जाते हैं, फॉलो अप नहीं कर पाते, ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं पूरा। उस ट्रीटमेंट ना लेने की वजह से ये बैक्टीरिया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट या टोटल ड्रग रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है। यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस यानी जो फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स हैं उनमें से किसी एक या उससे ज़्यादा ड्रग काम ना करे, और टोटल ड्रग रेजिस्टेंट यानी जो भी फर्स्ट लाइन की मेडिसिन हैं उन सबसे वो रेजिस्टेंस हो। तो ये भी हम यहाँ पता करने की कोशिश करेंगे जिससे इलाज हम टाइमली दे सकें कि क्या फर्स्ट लाइन ड्रग सेंसिटिव हैं या रेजिस्टेंट हैं। तो ये पहला भाग हो गया। दूसरा भाग है इसका LPA यानी लाइन प्रोब एसे। ये भी एक तरह की मॉलिक्यूलर टेक्निक होती है जिसमें हम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। तीसरा पार्ट है इसका CB-NAT। CB-NAT मतलब कार्ट्रिज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। अगर उसको आसान शब्दों में हम कहें तो एक कार्ट्रिज के द्वारा हम PCR के माध्यम से 1.5 से 2 घंटे में हम उसकी रिपोर्ट पता लगा सकते हैं कि इसमें ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया सैंपल में है कि नहीं है, और अगर है तो क्या वो फर्स्ट लाइन ड्रग रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड से सेंसिटिव है या रेजिस्टेंस है। तो इस लैब में जो भी सैंपल्स आएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, सारी निःशुल्क जांच होगी और रिसर्च वर्क होगा, तो इसमें हम ये पता लगा सकेंगे कि जो सैंपल्स आ रहे हैं वो सैंपल्स जिन भी मरीजों के हैं क्या वो टीबी से संक्रमित हैं, और अगर टीबी से संक्रमित हैं तो क्या वो फर्स्ट लाइन ड्रग्स के लिए सेंसिटिव हैं या रेजिस्टेंस है। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा टाइम वेस्ट कम होगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली जो रूटीन लैब्स होते हैं वो डायग्नोस करके ट्यूबरक्लोसिस डॉक्टर ट्रीटमेंट शुरू कर देता है और लगभग 6 महीने बाद मरीज की हालत वही होती, तब हमें पता लगता है अरे ये तो दवा रेजिस्टेंट थी और 6 महीने भी बेकार हो गए, मरीज के लंग्स पूरी तरह खराब हो गए। तो हम शुरुआती दौर पे ही ये पता कर लेंगे कि फर्स्ट लाइन ड्रग सेंसिटिव है या रेजिस्टेंस है। इससे हमारा फायदा और क्या होगा समाज में कि जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का ट्रांसमिशन है उसको भी हम कम करने की कोशिश करेंगे। बहुत धन्यवाद सर कि आपने बहुत डिटेल से सारी चीज़ें बताई। देखिए, ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग एक संक्रामक बीमारी है और ये सांस के द्वारा फैलती है। अगर हम बेसिकली इसके लक्षण की बात करें तो शुरुआत में जिस मरीज को
लगातार बुखार आ रहा है, लो ग्रेड फीवर कंटिन्यूस है और पैरासिटामोल से भी उसका बुखार नहीं जा रहा है। पिछले 3 हफ्तों में उसका वजन 10% से ज़्यादा घटा है। शरीर में अचानक पिछले 1 महीने से कमज़ोरी और थकान आना शुरू हो गई है। उसके आगे अगर सीरियस और बीमारी उसके अंदर हुई तो उसको खांसी आना शुरू हो जाती है। उससे और ऊपर खांसी के साथ बलगम आता है जो गाढ़े पीले रंग का होता है। उससे और ऊपर अगर सीरियस होता है तो उस बलगम के साथ साथ खून भी आता है। तो ऐसे सिम्टम्स वाले मरीज जो हैं, अगर उनको लगता है कि ये सिम्टम्स उनमें हैं तो कृपया डॉट सेंटर पे जाके या टीबी के सेंटर पे जाके अपनी जांच कराएं। और ये जांच मैंने आपको बताया संक्रामक बीमारी है, तो इसमें क्या होता है, ये सांस के द्वारा फैलती है। तो जैसे हम कोविड की बात करते हैं कि हमें हैंड हाइजीन का प्रयोग करना चाहिए, कहीं भी इधर उधर थूकना नहीं चाहिए और जो मास्क का प्रयोग करना चाहिए, भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहिए, भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो मास्क लगाना चाहिए। तो ये जो टीबी के मरीज हैं उनसे देखिए आप प्रेम से रहें लेकिन थोड़ी सावधानी बरतें। जैसे उनके बर्तन अलग हों, उनके टूथपेस्ट टूथब्रश ये सब अलग हो। इसके अलावा अगर वो मरीज़ खांस रहा है क्योंकि सांस के द्वारा फैलता है तो मास्क लगा के रखे और उसके पास एक छोटा डस्टबिन हो कि जो भी बलगम वो निकल रहा है उसके, वो उस बलगम को उसी थूकदान में थूके, बजाय इसके कि नॉर्मल जो नालियाँ और ड्रेन है वहाँ पे जाके थूक रहा है। और इस बलगम को जब इकट्ठा हो जाए तो इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाए और उसके बाद उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड या किसी डिसइंफेक्टेंट से उस बर्तन को धो के आगे के लिए भी उसको वही दिया जाए। तो ये सब सावधानियाँ इनको थोड़ी सी फॉलो करनी पड़ती है। हाँ सर, अब खाने में अगर कहा जाए तो टीबी के मरीजों को खाने में क्या देना चाहिए? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हमारे जितनी भी संक्रामक बीमारियां होती हैं वो संक्रामक बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि हमें ईश्वर ने हमारी अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो इतनी मजबूत करी कि जो नॉर्मल बीमारियां वो हमारे शरीर से निकल जाए। तो जिस भी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम होगी उसको न केवल ट्यूबरकुलोसिस बल्कि और अन्य बीमारी होने का भी खतरा है। तो उसके बचाव का तरीका क्या है कि अपनी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखें। प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रखने के क्या क्या विधि होती हैं? तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि पूरे दिन में लगभग 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है जिससे आपका शरीर स्ट्रेस में ना रहे। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आप स्ट्रेस में रहेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली एक्ट नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये है, दिन में एक बार प्रॉपर आप कोई भी या तो एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन करें जिससे आपकी बॉडी स्ट्रांग हो। इसके अलावा जितनी भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हैं यानी सीडेंट्री हैबिट्स, अल्कोहल, पान मसाला, नॉन वेज, ये सारी चीज़ों का मतलब थोड़ा सा बचाव करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेश लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, एग, इन सब में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अपनी डाइट आप प्रॉपर रखें। जैसे कहते हैं इंडिया में जितनी कलरफुल प्लेट होगी उतना अच्छा होगा। कलरफुल मतलब अगर आपके में पीले रंग की दाल होगी, हरी रंग की सब्जियां होंगी, सफ़ेद या क्रीम कलर की रोटी होगी, सलाद होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट ये सब देंगी। तो आपको बाहर से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करके आपकी बॉडी स्ट्रेस रहित रहेगी, आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहेगी। तो अगर खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारी हो भी जाती है तो आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो आपको सीरियसनेस की तरफ बढ़ने नहीं देगी। इन्फेक्शन होगा लेकिन आपकी प्रतिरोधक क्षमता उससे लड़के उसे समाप्त कर देगी। सर, लोगों के अंदर ये भी रहता है ना कि अगर टीबी एक व्यक्ति को हो गया तो उसके खानदान में सबको हो जाएगा, तो इस पर क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल मिथ्या है। देखिए, ट्यूबरकुलोसिस भारत में एक एंडेमिक बीमारी रही है, इसीलिए नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम भी रखा गया है। उसके अलावा बचपन में जब बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो 0 डे पे या अप टू 1 मंथ तक BCG का वैक्सीनेशन दिया जाता है। BCG का वैक्सीनेशन इसीलिए दिया जाता है कि उसमें शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बन सके वैक्सीन के द्वारा और मरीज को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस ना हो। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि जिस व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कम रहेगी या जिसको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसको मोटापा भी है, जिसको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, अगर उसने ट्रांसप्लांट कराया है, कैंसर का पेशेंट है, तो ये सब चीज़ें मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं। तो ऐसे मरीज थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क पे होते हैं, ज़्यादा एक्सपोज होते हैं, ना केवल ट्यूबरकुलोसिस के लिए बल्कि अन्य बीमारियों के लिए भी।
तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि परिवार में एक को टीबी हो गया है तो सबको टीबी होगा। अगर किसी की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, उसने वैक्सीनेशन लगा रखा है, वो जनरल हाइजीन एटिकेट्स यानी मुंह पे मास्क लगाना, हाथ को अच्छे से धोना, कंटेमिनेटेड हैंड से अपने नाक और मुंह को ना छूना, ये सब फॉलो करता है तो ट्यूबरक्लोसिस की संभावना क्या और भी जो संक्रामक रोग हैं वो भी नहीं होंगे। सर, ये भी लोगों का मानना होता है कि जैसे आपने बताया कि टीबी जेनेटिक नहीं होती है, लेकिन क्या टीबी होने की कोई उम्र है कि इसी उम्र में किसी को टीबी हो सकती है? देखिए, ट्यूबरक्लोसिस एक हिस्टोरिकल बीमारी है, बहुत पुराने समय से चली आ रही है और उसके बाद भी हम उसको अभी तक इरेडिकेट या एलिमिनेट नहीं कर पाए हैं। उसका कारण यही है कि ये जो बैक्टीरिया है इसका पॉपुलेशन जनरेशन टाइम ज़्यादा होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया से ज़्यादा दिन लेता है ग्रो करने में और बहुत लंबे समय तक रहता है। और इसका जो ट्रीटमेंट रेजिमेन होता है वो बहुत लंबा होता है, मिनिमम 6 महीने का तो कोर्स होता ही होता है। और शरीर का कोई भी भाग सिवाय नाखून और वजाइना के ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है शरीर का जिसमें टीबी ना होता हो। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी लंग्स के टीबी के बाद एब्डोमिनल टीबी कॉमन होता है, उसके बाद बोन टीबी, मिलियरी टीबी और जेनाइटो यूरिनरी टीबी भी होता है जिससे इनफर्टिलिटी होती है, नपुंसकता आ जाती है। तो बहुत सारे ट्यूबरक्लोसिस की अलग अलग बीमारियों के रूप होते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से टीबी को हम अभी तक समाप्त करने की कोशिश तो करी है, लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से कि भाई उसको डायग्नोस भी करना है, लोगों को अवेयरनेस भी पहुंचानी है और ट्रीटमेंट भी पहुंचाना है। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा, भारत सरकार की तरफ से हर शहर में डॉट्स के सेंटर बनाए गए हैं, यानी कि अगर किसी को मरीज को ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है और वो कन्फर्म्ड है तो उसको सारी दवाइयाँ मुफ्त में दी जाएंगी। लेकिन अब ये मरीज के ऊपर है कि मरीज उस दवाई को प्रॉपर ले। हाँ, ये दवाइयाँ थोड़ी सी शरीर को नुकसान पहुँचाती, गैस्ट्राइटिस, उल्टी, लिवर में पीलिया हो जाता है लोगों को, तो इसकी वजह से बहुत लंबा पीरियड होता है तो लोग बीच में एस्केप कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बैक्टीरिया प्रॉपरली शरीर से निकल नहीं पाता है। पार्शियल ट्रीटमेंट की वजह से ये रेजिस्टेंस डेवलप करता है और रेजिस्टेंस होने के कारण जब वो व्यक्ति के अंदर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया हो गया तो वो सांस के द्वारा दूसरे लोगों को भी ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया फैलाएगा। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस और टोटल ड्रग रेजिस्टेंस के बैक्टीरिया फैल जाते हैं, जिसकी वजह से इसको रोकथाम करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सरकार ने तो अपना प्रयास किया है, अब ये जनता की तरफ है, जनता के पाले में गेंद है कि वो किस तरीके से इस चीज़ को लेती है और उसके सहयोग के बिना ये प्रोग्राम सफल नहीं होगा। हाँ सर, ये किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है? किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, बचपन से लेके बूढ़े तक, मेल से लेके फीमेल तक, किसी को भी हो सकता है, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे एशियन हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, हर जेनेटिक ब्रीड को ये ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी हो सकती है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो। चाहे वो किसी भी उम्र का हो। जैसे कि अभी सर ने कहा है कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है और किसी भी व्यक्ति को हो सकता है और ये बीमारी कोई जेनेटिक नहीं है और इसका इलाज प्रॉपर तरीके से अगर कोई व्यक्ति कराता है तो वो ठीक भी हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस आए होंगे सर कि टीबी से बहुत सारे लोग ठीक हो गए होंगे। बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति जो है वो टीबी का ट्रीटमेंट पूरा लेता है तो उससे वो पूरा ठीक तरीके से बिल्कुल एलिमिनेट हो जाता है। हाँ, जो टीबी ने नुकसान शरीर को पहुंचा दिया है वो कुछ हद तक तो ठीक हो जाता है, लेकिन पूरी तरह ख़त्म नहीं होता है। लेकिन टीबी नाम का बैक्टीरिया पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है शरीर से और व्यक्ति अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करना शुरू कर देता है। मैं कनपुरिया रेडियो के माध्यम से आप सभी जनता से अनुरोध करना चाहूँगा कि ट्यूबरक्लोसिस बीमारी एक एंडेमिक बीमारी है। भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में, चाहे वो बच्चे हों, बुज़ुर्ग हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, हर पॉपुलेशन को ये इन्फेक्ट करता है। इसी को ध्यान में रख के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ये प्लान रखा है कि 2025 तक टीबी को एलिमिनेट करना है। इसी के लिए उन्होंने जगह जगह लैब्स बना रखे हैं, डॉट सेंटर बना रखे हैं, जहाँ पे जाँच और इलाज बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। लेकिन जनता को ये ध्यान रखना है कि इलाज थोड़ा लंबा होता है, मिनिमम 6 महीने का होता है, थोड़ी तकलीफ़ें आती हैं दवाइयाँ खाने में, लेकिन इस इलाज को आप बीच में ना रोकें। जब तक आपका डॉक्टर आपको कंफर्म ना कर दे कि आपके शरीर से ट्यूबरकुलस बैसिलाई खत्म हो गया है, तब तक आप ट्रीटमेंट बराबर लेते रहें, नहीं तो ये बैक्टीरिया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा और ना केवल आपके लंग्स को, शरीर के और ऑर्गन्स जैसे एब्डोमेन, जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, आपकी हड्डियों को हर तरह से संक्रमित करके आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। और ना केवल आपको,
क्योंकि ये बीमारी सांस के द्वारा फैलती है, तो आपके अपने जनों को, आपके परिवार को, आपके पड़ोसियों को भी ये बीमारी आपकी सांस के द्वारा संक्रमित हो सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि टीबी का इलाज पूरा लेना है, प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं, मास्क लगा के रखना है, 8 घंटे की नींद पूरी लेनी है, फ्रेश लीफी ग्रीन वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, मिल्क, एग, प्रोटीन, इन सब चीज़ों की डाइट लेनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे अल्कोहल और ये सिगरेट वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और टीबी से डरना नहीं है, उसे घबराना नहीं है, टीबी को हराना है, क्योंकि टीबी हारेगा और भारत जीतेगा। यस, टीबी हारेगा तभी तो देश जीतेगा। रेडियो कानपुर FM 90 से मैं हूँ सुजाता और मेरे साथ हैं प्रोफेसर सीनियर डॉक्टर विकास मिश्रा जी, और ये है BSL 3 लैब जो टीबी के मरीजों के लिए नया खुला है। हम सर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये लैब कैसे काम करता है। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि BSL 3 लैब यानी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल अटलांटा USA ने गाइडलाइन दे रखी है। ये हाईएस्ट लेवल का स्टेबलाइजेशन होता है, यानी बैक्टीरिया जो बहुत ही खतरनाक होते हैं उनको प्रोसेस करने के लिए BSL 3 लैब की ज़रूरत होती है, और उसमें उसी प्रकार से बचाव के तरीके होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे आपको ये जो प्रेशर गॉज दिख रहा है, ये प्रेशर गॉज है जो हमें बताता है कि हमारे इस लैब में एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप कर रखा है, जिससे कि नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव प्रेशर से हमेशा हवा नेगेटिव प्रेशर की तरफ जाती, नेगेटिव प्रेशर की हवा पॉजिटिव में नहीं आ पाती। तो जब कभी भी ये लैब का दरवाज़ा खुलेगा या बंद होगा तो अंदर की हवा जिसमें कीटाणु टीबी के हो सकते हैं वो बाहर ना आएंगे, क्योंकि बाहर की हवा पॉजिटिव प्रेशर वो अंदर चला जाएगा। उसके अलावा इसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत ही निषेध जगह होती है, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, तो उसके लिए यहाँ पे बायोमेट्रिक्स और फेस रिकग्निशन से खाली जो ट्रेन स्टाफ जो वहाँ पे केपेबल है काम करने के लिए उसी की एंट्री हो सकती है, अन्य कोई लोग नहीं कर सकते हैं। मरीजों के लिए भी ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि मरीज को अंदर आने की जरूरत नहीं। जो भी मरीज अपना सैंपल लाएगा वो इस पास बॉक्स के जरिए यहाँ पे सैंपल और उसका रिक्वेजिशन फॉर्म रख देगा और इस विंडो को बंद कर देगा। इसमें UV लाइट रहती है जिससे इन्फेक्शन ना हो। हमारा जो टेक्नीशियन है, जो हेल्थ केयर वर्कर है, वो अंदर से उस सैंपल को लेके उसको नोट करके आगे की प्रोसेसिंग कराएगा। अब हम लैब के अंदर प्रवेश करते हैं। देखिए इस लैब को कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया। अब मैं आपके कैमरामैन को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे थोड़ा सा फोकस करें। तो इसके दरवाजे का आप डिज़ाइन आप देखिए, डबल पैनल प्रोटेक्शन है कि हवा का एक भी कण बाहर ना आ पाए और नेगेटिव प्रेशर ना केवल इस रूम में बल्कि इस रूम में भी डेवलप रहे। तो हेल्थ केयर वर्कर जब भी सबसे पहले इसमें आता है तो अपनी जितनी भी बिलोंगिंग्स होती हैं, बाहर की चीज़ें हैं, वो अपने कपड़े इधर टांगता है और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहन लेता है। फिर इस एंटी रूम चेंजिंग रूम के बाद एंटी रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे हम ग्लव्स और N95 मास्क का प्रयोग करते हैं। उसके पहले हम हैंड हाइजीन प्रॉपर करते हैं और प्रॉपर लैब के अंदर अब हम चलते हैं। तो ये हमारा एक टीबी कंटेनमेंट लैब है। बाहर से रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। अब आपको ये 3 बड़ी मशीन्स दिखाई दे रही हैं। ये बायो सेफ्टी कैबिनेट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस पास बॉक्स से मरीज का सैंपल अंदर आ जाएगा। उस सैंपल को वहाँ नहीं खोला जाएगा, इसके अंदर खोला जाएगा, क्योंकि इस मशीन में भी ये खासियत होती है। आप इसमें ये जो खांचे देख रहे हैं, इसमें एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। तो जितनी भी हवा काम करते वक्त अंदर हो रही होती है वो बाहर इस लैब में भी नहीं आ पाती, और वो इस हवा को सोख के इस पाइप के द्वारा बाहर भेज देता है, जहाँ पे एयर हैंडलिंग यूनिट्स लगे हुए हैं। उस एयर हैंडलिंग यूनिट पे HEPA फिल्टर है जो कि इस बैक्टीरिया को पूरी तरह से फिल्टर कर देता है और उसके बाद सेपरेट कर देता है। अब सैंपल यहाँ पे प्रोसेस होना शुरू हो गया। जब सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करके पूरी तरह तैयार कर लेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 3 तरह के उपकरण रहेंगे। एक तो बैक्टेक MGIT लिक्विड कल्चर, एक लाइन प्रोब ऐसे, और एक जीन एक्सपर्ट। वो अलग अलग मशीनों में सैंपल का डिटेक्शन होगा और उन सैंपल्स को प्रोसेस किया जाएगा। जब सैंपल सारे प्रोसेस हो जाते हैं, क्योंकि सैंपल में भी बैक्टीरिया का लोड होता है, वो खतरनाक होता है, तो ऐसे ही हम उसे वातावरण में डिस्पोज नहीं करेंगे। उसके लिए एक अलग पास बॉक्स बनाया गया है। फिर से हम जो सैंपल प्रोसेस कर चुके हैं उन सैंपल को इस विंडो में रखेंगे, इस पास बॉक्स में। इसमें भी UV लाइट का प्रयोग है जिससे कि इन्फेक्शन बाहर ना जाए। उसके बाद उस सैंपल्स को अलग कमरे में एक ऑटोक्लेव लगा रखा है, जिसमें हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे उस सैंपल को हम 1 घंटा तक ऑटोक्लेव करेंगे, जिससे कि उसमें
ना केवल ट्यूबरक्लोसिस और कोई भी कीटाणु हो तो वो मर जाए। उसके बाद उसको हम बायोमेडिकल वेस्ट फैसिलिटी MPCC को ट्रांसफ़र कर देंगे। इस लैब की एक और खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा कि एयर हैंडलिंग यूनिट्स लगे हैं, AC लगा है, जिसमें इस पर प्रॉपर एयर चेंजेस रहेंगे। एयर चेंजेस का फ़ायदा क्या रहेगा, फिल्टर्ड एयर आएगी तो हेल्थ केयर वर्कर भी प्रोटेक्टेड रहेगा। हेल्थ केयर वर्कर की सेफ्टी के लिए एक और उपकरण यहाँ पे लगाया गया है कि बाई चांस प्रोसेस करते समय अगर गलती से कोई हेल्थ केयर वर्कर की आँख में या शरीर पे वो बायोलॉजिकल फ्लूइड या सैंपल स्प्लैश हो जाता है तो ये आई वॉश और बॉडी वॉश स्टेशन बना रखा है। इसमें क्या करते हैं कि एक बस पैरों से प्रेस करके इससे एक धार निकलेगी जो हमारे सीधे आंख पे जहाँ पे बायोलॉजिकल फ्लूइड फ्लैश हुआ है उस बायोलॉजिकल फ्लूइड को क्लीन करके अंदर चली जाएगी। अगर बॉडी के इक्विपमेंट्स, बॉडी के किसी पार्ट पे भी बायोलॉजिकल फ्लूइड का एक्सपोजर हुआ है तो इस पुश को हम दबाएंगे जिससे हमारा एक डिसइंफेक्टेंट मिक्स्ड वाटर यहाँ से आएगा और हमारे पूरे शरीर को डिकंटामिनेट कर देगा। ये इमरजेंसी प्रोसीजर होता है अगर कोई बायोलॉजिकल फ्लूइड का एक्सपोजर किसी हेल्थ केयर वर्कर को हो जाता है तो उसकी भी हेल्थ सेफ्टी के लिए है। तो ये बहुत ही हाईली मॉडिफाइड BSL-3 लैब है जिसको बनाने में सेंट्रल TB डिवीजन का मेन सहयोग रहा है। GSVM मेडिकल कॉलेज के लिए एक वरदान है। हमारे प्रिंसिपल सर डॉक्टर संजय काला की इफेक्टिव लीडरशिप के कारण ये लैब स्थापित हो पाया, क्योंकि लैब तो बहुत दिन से सोचा जा रहा था कि इस लैब को स्थापित करें, लेकिन लैक ऑफ स्पेस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ये नहीं हो पा रहा था। प्रोफेसर डॉक्टर संजय काला सर ने इसमें स्पेशल इंटरेस्ट लिया और हमको ये जगह उपलब्ध करवाई जिसमें हमने BSL-3 लैब सेंट्रल TB डिवीजन और फाइंड इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से बनाया है। 75 लाख का ये लैब बना है, लगभग 3 से 4 करोड़ की इसमें मशीनें उपयोग में आएंगी जो कि TB की जांच करी जाएगी और ये सारी जांचें निःशुल्क होंगी। तो अभी आपने ये पूरा लैब देखा है और इस लैब के बारे में पूरा विस्तार से जाना है डॉक्टर साहब से, और अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये क्या है, इसके बारे में हमें ज़रा बताइए। ये जो है ये इमरजेंसी एग्जिट है। वैसे तो ये दरवाज़ा बंद रहेगा लेकिन हेल्थ केयर की वंस अगेन सेफ्टी को ध्यान में रखें कि कभी भी अगर फायर यहाँ पे हो जाती है या ऐसी चीज़ हो जाती है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, फायर इतनी बढ़ गई है, तो ये हेल्थ केयर वर्कर की एस्केप के लिए डोर बनाया गया है। इसमें अलार्म भी लगा हुआ है कि जैसे ही हम इस दरवाजे को खोलेंगे ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, यानी कोई दिक्कत हो रही है और हेल्थ केयर वर्कर्स बाहर इसमें निकल जाए। सारी पूरी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस लैब को डिजाइन किया गया है। बिल्कुल, और ये भारत सरकार का ये ध्याय है और क्या बोलें ये मिशन है कि ट्यूबरकुलोसिस से हमें लड़के उसे जीतना है, और जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था उसको अब चेंज करके रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम बनाया है। यानी कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है कि सन 2025 तक हम इस बैक्टीरिया को भारत से एलिमिनेट करने का प्रयास करें और TB का जो बर्डन हमारे समाज, हमारी सोसाइटी पे उसको कम कर सके। और इस लैब का एक और इसमें खूबी जुड़ी हुई है कि ये UPS से इक्विपमेंट है। ये हाई वोल्टेज UPS है, यानी कि अगर किसी कारणवश बत्ती चली जाती है और जनरेटर चलने में टाइम लगता है तो कोई भी कार्य ना रुके, उसके लिए यहाँ पे UPS भी लगाया गया है जिससे सारी मशीन वैसे ही काम करती रहे। जी सर, अब मुझे ये जानना था कि ये लैब तो डिज़ाइन हो गया है, पूरी तरह से ये कंप्लीट है, लेकिन अब इसकी शुरुआत कब होगी? जी देखिए, लैब बन गया है, इतने पैसे लगे हैं तो शुरुआत भी जल्दी होगी। इसके उपकरण आना शुरू हो गए हैं। TB मुक्त भारत बनाने का जो 2025 का जो मिशन रखा गया है वो ज़रूर कंप्लीट होगा, और सर ने पूरे अच्छे से इस लैब को बताया। ये कानपुर वालों के लिए खुशखबरी ही कहें कि सौगात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 90.0 कानपुरिया, सुनो कान लगा के।